चलो भाई ध्यान दोगे। डी ब्लॉक का तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया लिखने। एक्सेप्शन कहाँ कहाँ था बता दिए थे। क्यों बाहर आऊं करोगे पिटाई नवाबजादे। क्या था ट्रिक्स बताओ। बोलेगा नहीं अब। क्या हो गया। ट्रिक्स बताइए ना क्या ट्रिक था। हाँ तो बोलो। हाँ क्या कलर नहीं दिख रहा है। चलो एफ ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे उससे पहले हमको निमोनिक्स बताइए एफ ब्लॉक का जल्दी से। बोलो निमोनिक्स। देखो भाई सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ था। आ जाओ इंजीनियर तुम ये भी लो। कोई दिक्कत यहां तक। ये पता होगा आपको सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। 58। और इसका ल्यूटेशियम का कितना होता है 70। अच्छा सीरियम से पहले क्या आता है कौन सा सीरीज है ये लैंथेनॉइड का सीरीज। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लैंथेनॉइड का लिख के बताइए हमको आप कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 57। जरा लिखिएगा लैंथेनॉइड का ऐसे लिखेंगे जेनॉन। कोई दिक्कत यहां तक। जेनॉन कितना एटॉमिक नंबर होता है जेनॉन जेनॉन 54 होता है। क्रिप्टन का 36 होता है। 54 कितना बच रहा है 3 बच रहा है। लैंथेनॉइड कौन से पीरियड का है कौन से पीरियड का होता है लैंथेनॉइड। छठा पीरियड में लैंथेनॉइड। 7वां पीरियड में एक्टेनॉइड। लास्ट का तो 2 है तो 6 पीरियड का है तो 6s2। 6s के बाद कौन सा डी शुरू होता है 5d। एक कम करते हैं ना 5d1। कोई दिक्कत है क्या यहां तक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लैंथेनॉइड के बाद कौन है सीरियम। हम लोग अब कहां इंटर कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में जिसका एटॉमिक नंबर है 58। जैसे समझा रहे वैसे याद रखना है ठीक है। तो पहला एज इट इज लिखेंगे जेनॉन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिखोगे 6s2। उसके बाद क्या लिखोगे 5d2 हो गया। तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट कैसे हुआ इसमें तो एफ ब्लॉक आया ही नहीं। एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करना चाहिए यही होता है ना। एस ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में डी ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में। तो एफ ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए एफ में। तो डी में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे जो पहले था उतना ही रहेगा। डी में एक ही रहेगा और 5d के बाद कौन सा एफ शुरू होगा 4f में 1। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका सीरियम का। तो ये आपको याद रखना है। समझ में आया बात क्लियर है। अब देखो ये जितना एलिमेंट है इसमें सिर्फ 3 जगह ही डी में 1 होगा बाकी डी कहीं नहीं होगा। सिर्फ 3 ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें डी में 1 होगा बाकी कहीं डी ऑर्बिटल आपको देखने को नहीं मिलेगा। कौन कौन सा है भाई तो एक सीरियम है 1 2 3 4 5 6 7 पे आ जाएगा गैडोलिनियम और 14 नंबर पे आ जाएगा ल्यूटेशियम। स्टार्टिंग मिड और लास्ट इन तीनों में आपको D1 मिलेगा बाकी कहीं D1 मिलने वाला नहीं है। तो बाकी का कैसे लिखोगे चलो आ जाओ। PR का बताओ क्या होगा एटॉमिक नंबर 59। तो जेनॉन 6s2 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा 4f। बताओ कितना बचा डी में तो एक जाना था 54 2 56
F1 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए था, F2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, लेकिन डालना कितना है, तो यहाँ पर कितना डालना पड़ेगा, बात खत्म। अब ऐसी नॉर्मल लिखते चलना है। हाँ किसको, कहाँ बोला है, लिख सकते हो 5d0 कर दो, 5d0 लिख दो, कोई मसला नहीं है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम डी हटा दिया है। डी जो लिखना है, डी में इलेक्ट्रॉन जो बनना है, स्टार्टिंग गैडोलिनियम ल्यूटेशियम, सीरियम गैडोलिनियम ल्यूटेशियम, यहाँ होगा सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, बाकी एज इट इज, समझ गए। अच्छा अगला बनाओ, एन डी का बताओ क्या होगा एटॉमिक नंबर, 59 के बाद 60, कहां से उठाओगे, जेनॉन 6s2, डी नहीं आएगा, 4f में 3 के बाद 4, उसके बाद पीएम प्रोमीथियम, पीएम का नाम क्या होता है, देखो जिस पे हमें स्टार बनाएंगे उसका नाम याद रखना भाई। इतना का नाम आपको इसमें याद होना चाहिए फिक्स, बाकी याद हो ना हो कोई मतलब नहीं है, इतना स्पेशल नाम है जो याद होना चाहिए, जैसे सीरियम है, प्रोमीथियम है, यूरेनियम है, गैडोलिनियम है, यटरबियम है और ल्यूटेशियम है। बाकी याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। अच्छा बताओ इसका कैसे बनाओगे प्रोमीथियम का, जेनॉन 6s2 4f5, प्रोमीथियम के बाद इसमें 4f6 हो जाएगा, 4f7। अब गैडोलिनियम का बात आया तो क्या बताएं भाई, गैडोलिनियम में डी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आइए गैडोलिनियम का लिख के देखते हैं, जेनॉन 6s2 5d1, तो 4f में होना कितना चाहिए था, 6 7 के बाद 8, लेकिन रहेगा कितना 7, कोई दिक्कत है क्या, इसी तरह से आगे लिख लोगे। अगला बताओ टीबी का, जेनॉन 6s2 4f 8 होना था, लेकिन डी वाला भी एक ले लेना है, तो कितना हो जाएगा 9। इसी तरह 10 11 12 13 14, और इसका जब लिखने चलेंगे ल्यूटेशियम का, तो क्या होगा, जेनॉन 6s2 होना चाहिए था 15, लेकिन यहां पर एक कौन आ जाएगा, 5d1 आ जाएगा, और 4f में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग एफ ब्लॉक के लैंथेनम सीरीज का, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। एक्टेनॉइड का याद करने का नीड नहीं है, यहीं तक क्वेश्चन रहता है कॉन्फ़िगरेशन से, तो इतना आप जान सकते हैं। उसके बाद आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैंथेनॉइड सीरीज कौन से ग्रुप और कौन से ब्लॉक का है, कल भी बताए थे, बताओगे, थर्ड ग्रुप, थर्ड ब्लॉक, ब्लॉक कहां से थर्ड हो गया, ब्लॉक तो एफ हो गया, थर्ड ग्रुप एफ ब्लॉक, पीरियड कौन सा 6 पीरियड, तो ये सब बात याद रखो भाई। लैंथेनॉइड का ग्रुप कौन सा है, थर्ड, ब्लॉक कौन सा है एफ, पीरियड कौन सा है 6, ये बात याद रखना है। उसके बाद सवाल आएगा लैंथेनॉइड सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नेचर का है, कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नेचर का है, जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक, प्रोमीथियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का है, अच्छा यहां पे यू लिख दिया हूं मैं, यू गदगद तब दिल हुआ था, तो एक्टेनाइड में यू का मतलब है यहां पर ईयू, यूरोपियम, ठीक है। तो 5D सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका क्या नाम है, प्रोमीथियम। इसी तरह से एक्टेनॉइड सीरीज जरा आते हैं ना, बताइएगा कैसे बनता है। थॉर के पापा ने यूं कहा, अब यहां पर यू आएगा, थॉर के पापा ने यूं कहा, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है, कैफे में जाना, ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स लाओ रे, 2 4 6 8 10 12 14, मैडम नूडल्स लाओ रे। अब यहां से सवाल आएगा कि कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, क्या जवाब दोगे, तो याद रखना है कि जो आपका एक्टेनॉइड सीरीज है इसमें ऑल आर रेडियो एक्टिव,
जितना एलिमेंट है सबका सब क्या है, रेडियो एक्टिव है। लेकिन अगर लैंथेनॉइड सीरीज का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्रोमीथियम। दूसरा सवाल आएगा कि इनका कलर कैसा होता है, जो लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट है और एक्टेनॉइड सीरीज के एलिमेंट है, उनका कलर किस तरह का होता है। कलर 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 मतलब समझते हो ना, रंग कौन से कलर का होता है, लाल। सिल्वरी व्हाइट कलर का, चमकीला टाइप का होगा। उसके बाद एफ ब्लॉक का जितना एलिमेंट है सबका सब क्या है भाई, मेटल है। क्या है, मेटल है। यानी इसमें मेटल का सारा प्रॉपर्टी पाया जाएगा, सोनरस, डक्टिलिटी, क्या क्या होता है, मैलिएबिलिटी, है ना, ये सब कुछ इसमें पाया जाएगा। गुड कंडक्टर ऑफ लाइट, सब कुछ जितना मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो सब एफ ब्लॉक का एलिमेंट कंडक्ट करेगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन the correct electronic configuration and a spin moment, वही मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखाया है ना, वही है। हाँ, n इंटू एन प्लस वन प्लस टू, वही जो भी है, n इंटू एन प्लस टू अंडर रूट में ऑफ, लिखिएगा गैडोलिनियम 3+ ऑफ गैडोलिनियम 3+ GD3+ R R ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर में दे दिया हूं G3, इसका क्या बोलते हैं, गैडोलिनियम का मतलब क्या होगा, क्या बोलते हैं, घटा करके कितना होता है गैडोलिनियम का, 64 होता है ना, 57, हाँ 57 7 64, ठीक, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। आप 64 होता है, बताया गया है क्वेश्चन में कि गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर 64 होता है। तो GD3+ का आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं, 4F7 4F7। बनाइए बनाइए, हम ऑप्शन दे रहे हैं। एट पॉइंट नाइन, 7.9, 8.9, 7.9। ये ठीक है, ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मोमेंट का वैल्यू है, और ये कॉन्फ़िगरेशन है। बताइएगा। यहाँ पे पहले बता देते हैं, बड़ा सॉरी, अच्छा समझो या गलत समझो, हमको एफ ब्लॉक एलिमेंट का ना CBSE में ऑब्जेक्टिव मिला है ना बिहार बोर्ड में मिला है, नहीं मिला है। हम देखें 3-4 साल का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है एफ ब्लॉक से। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमको मजबूरी में उठाना पड़ा है मेंस एडवांस का, तो ये IT एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, यही बात बता दिए हैं। हाँ बताइए क्या, अच्छा भी बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल सही, सब लोग बनाइए। अभी जितना क्वेश्चन कराएंगे सब मेंस एडवांस का ही होगा, क्या कि हमको ऑब्जेक्टिव मिला नहीं है भाई, तो जो मिला है उसी से थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना है कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बना लिए, देखो भाई कैसे कैसे अप्रोच लेंगे। गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 64, तो कहां से उठाएंगे, जेनॉन 6s2। अब याद रखना है गैडोलिनियम बीच में आता है, इसमें डी वाला एलिमेंट देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, 5d1 4f7 ऐसे होता है ना भाई। अब कितना निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो कहां से निकलेगा, 2 और 1 3, F तो हाफ फील्ड है ना, अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, कभी नहीं देना चाहेगा, 3 निकलते, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जेनॉन 4f7। अब हम क्या बताए थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनो,
कितना है 7। ये भी ट्रिक दिए थे, अगर 7 है तो 7 से ही मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, 7 पॉइंट समथिंग। देखो मेंस एडवांस में भी उतना कंफ्यूजन नहीं करता है। तो ये तो पहली कट गई 8 वाला, ये भी कट गया 8 वाला, यहाँ पे 5F है, ये भी कट गया, बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर। बोलो कितनों का समझ में आया, कितनों को नहीं आया? समझो, खुद से बना हुआ है। रूट अंडर n इंटू n+2, उसको तोड़ो, अप्रोक्स 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 63 है ना, तो 64 का 8 होता है, तो 63 का 7 पॉइंट समथिंग होगा, उसी क्या अप्रोक्स होगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें नहीं करो भाई। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईवैलेंट 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 यूरोपियम एंड ट्राईवैलेंट बाईवैलेंट यूरोपियम एंड यूरोपियम हाँ, एंड ट्राईवैलेंट सीरियम आर। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ABCD 4F2 4F7। हाँ, यही चीज तो खुद से समझ सकते हो, मतलब बाईवैलेंट मतलब +2, ट्राईवैलेंट मतलब +3। बनाइए। एटॉमिक नंबर चाहिए तो भी दे सकते हैं, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है। जेनॉन का दिया है 54, इतना आसानी से पूछता है। सीरियम का 58, जेनॉन का दिया है इसलिए ताकि आपको याद हो जाए कि 54 के बाद ऐड कर लेना है। सीरियम का 58 और यूरोपियम का 63। हाँ, ऑप्शन कंप्लीट कर रहा हूँ। बनाइए। 63। बाकी लोग भी बनाए, बताते हैं क्या होगा। बनाइए बनाइए। बोलो भाई, ऑप्शन आया? हम्म
अब वो तो तुम बताओगे ना, उल्टा पुल्टा है कि सीधा है। उल्टा पुल्टा है, सीधा है, ऑप्शन नहीं है, गलत है, तो तुम डिसीजन करोगे। तब- हाँ, अभी सही जवाब है। ऑप्शन सब गलत है भाई। खाली ऑप्शन देख के सही नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कितना होता है एटॉमिक नंबर यूरोपियम का? 63। बाई वैलेंट मतलब कितना उसमें से चला गया, तो कितना बचा? 61। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? जेनॉन 6s2 पहले लिखते हैं ओरिजिनल वाला, 4f7, यही होगा। दो गया तो क्या बचेगा? जेनॉन 4f7। यानी पहले वाले कॉलम में तो कहीं पर 4f7 है ही नहीं, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। और दूसरा सीरियम, सीरियम का कैसे लिखेंगे? जेनॉन 6s2 5d1 4f1। कितना सीरियम को क्या बना रहे हैं? ट्राईवैलेंट बना रहे हैं। 3 प्लस तो 2, 1 3, तो क्या बचेगा? 4f1। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई दे देते हैं, इसको सही कर देते हैं। जेनॉन 4f7 एंड जेनॉन 4f। चलो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यहां से नहीं आया। हो जाए तो बोलो, आगे चलते हैं। चले आगे। तो यहां तक समझ गए हो। अगला है हमारा एटॉमिक डी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, फिर एफ ब्लॉक के। चलो पहले एफ ही पढ़ लेते हैं। एटॉमिक रेडियस एफ ब्लॉक में क्या होता है बताओगे? खुद से सोच के बताओगे? जैन सर। हाँ, क्लास ले रहे हैं। अच्छा, देख लेते हैं। 5 मिनट का ब्रेक है, रुक जाओ।
हाँ भाई बोलिएगा। एटॉमिक रेडियस एफ ब्लॉक क्या होना चाहिए लेफ्ट टू राइट जाते समय? लेफ्ट टू राइट जाते समय एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? लेफ्ट टू राइट मतलब कहां से कहां जाना है? सीरियम टू ल्यूटेशियम और थोरियम टू लॉरेंशियम, यहीं तक जाता है ना LW। ठीक है, अच्छा LR सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाना है। डी ब्लॉक को परेशान कर देता है एफ ब्लॉक का। तुम लोग एफ ब्लॉक का बढ़ा कैसे दिया? डी ब्लॉक के साइज को कम कर देता है, मालूम है नहीं मालूम है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जब डी ब्लॉक के साइज को घटा देता है इतना ज्यादा कि नीचे वाले दोनों का साइज क्या हो जाता है, रफली इक्वल, तो एफ ब्लॉक खुद में नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां से यहां जाते समय क्या होना चाहिए? डिक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और उल्टा चलोगे तो इंक्रीज होगा। रीजन क्या है? लेंथेनॉइड के सीरीज में क्या रीजन दोगे? लेंथेनॉइड, और इसमें क्या रीजन दोगे? एक्टेनॉइड। बात क्या कर रहे हो? नहीं पढ़ने का मन है तो बैठ जाओ आराम से, डिस्टर्ब मत करो यार। सुबह सुबह उठ के आ रहे हो, टाइम बर्बाद क्या कर रहे हो? पढ़ लो, वरना अलग अलग बैठा देंगे। समझ में आ रहा है लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड? या इसको एक्सप्लेन करना होगा? कई बार एक्सप्लेन कर दे बताओ? एक बार, दो बार, 10 बार, कितना बार एक्सप्लेन करवाना चाहते हो? हैं? जितना बार मैं समझ में आ जाए। अच्छा, इससे पहले पढ़ाए थे तो तुमको तो समझ में आ गया था, फिर कैसे भूल गया? पहली बार पढ़ा रहे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या दूसरी बार, तीसरी बार? बताओ बताओ बताओ, पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? बताओ बस, हाँ या ना। चलो देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पढ़ाए हैं? क्या बोले थे उसमें? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ ब्लॉक आते ही। यस और नो? पुअर शील्डिंग होने का मतलब क्या है? एफ जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छा से रिपल्सन नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियस उसको अपने तरफ आसानी से खींच लेता है, जिससे साइज क्या हो जाता है? छोटा। अब इस पूरे में एफ ब्लॉक है, हाँ या ना? सीरियम से ल्यूटेशियम तक होगा कि नहीं होगा? तो सबका पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा, और पुअर शील्डिंग होते ही सबका साइज क्या होने लगेगा? गिरने लग जाएगा। अब समझो जरा, सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 58। तो 58 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में बैठा होगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। सीरियम के बाद जो आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो वहां पर तो प्रोटॉन और बढ़ गया ना, तो और ज्यादा खींचेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और प्रोटॉन बढ़ा, और ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइज को तो बढ़ाना चाहिए था, लेकिन पुअर शील्डिंग इफेक्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होने लगेगा? घटना शुरू हो जाएगा। ये होता है एफ ब्लॉक का कहानी। क्लियर है बात? चलें आगे, आते हैं अब डी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में तो पता चल गया, डी ब्लॉक का बात कीजिए। डी ब्लॉक में पहला सीरीज को कौन सा सीरीज बोलते हैं? 3D सीरीज। 3D सीरीज में बताइए क्या क्या होता है? साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफे कोनी कूजन। ठीक है भाई। अब क्या होता है देखो यहां पर, मनफे कोनी कूजन। अब यहां क्या होना चाहिए? यहां पे तो कोई एफ ब्लॉक का एंट्री नहीं हो रहा है, तो यहां पर तो साइज को घटना पॉसिबल नहीं है। अब बताओ, कोई भी चीज, रेडियस दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक किस चीज पे? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का क्या मतलब है? चलो नया नाम नहीं देते हैं, पुराने नाम से समझो। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो समझते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब आप स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, क्रोमियम इधर को बढ़िएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा? तो शेल जो है बड़ा हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा? बड़ा होना चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है, पहला सेल, दूसरा और ये तीसरा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पर भी पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। यस और नो? एक और ले लीजिए, प्लस इलेक्ट्रॉन, 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 और यहाँ पर प्लस चार्ज।
अब क्या हो रहा होगा, एक तो आपको पता चल गया पहला फैक्टर कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा होगा, जिससे साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा, छोटा होगा। तो ये भी पता चल रहा है कि अगर अट्रैक्शन होगा तो भी साइज क्या होना चाहिए, छोटा। लेकिन जब ये इधर को खिंचाना चाहेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, क्योंकि इस पर भी क्या चार्ज है, माइनस, इस पर भी क्या है, माइनस। समझ में आ रहा है बात। तो यहां से दो फैक्टर पता चला कि आपको रेडियस चेक करना है तो एक तो चेक करना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। हर जगह अलग अलग नाम होता है इसीलिए बता रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरा बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। समझ में आया बात। तो इन दोनों को ध्यान में रख के हम रेडियस का डिसीजन लेते हैं कि हाँ कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो देखा क्या गया कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक जो आपका साइज है वो क्या हो रहा है, तो इंक्रीज कर, सॉरी डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब घट रहा है। मैग्नीज से निकेल तक साइज जो है रफली इक्वल देखने को मिला, रफली इक्वल देखने को मिला। और कॉपर और जिंक में साइज जो है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अब इसके पीछे कोई रीजन पूछेगा तो वही जवाब है कि भैया दो फैक्टर है। कितना फैक्टर है, दो। तो स्कैंडियम से क्रोमियम के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन उतना काम नहीं किया, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन डोमिनेंट रहा, इसीलिए साइज क्या हो गया, डिक्रीज। दूसरा मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकेल, यहां पर ये दोनों का जो फैक्टर था दोनों एक दूसरे के लगभग लगभग क्या है, जितना बढ़ रहा है उतना रिपल्सन कम हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एक दूसरे को कंपनसेट कर रहा है, इसीलिए यहां से यहां के बीच का साइज क्या रहा, सेम रहा। जब कॉपर जिंक में देखते हैं तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कॉपर और जिंक के डी और बाइटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, डी और बाइटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये पूछ रहे हैं, 10। एक कम करके एक बढ़ाते हैं ना कॉपर में, जिंक में ऑलरेडी 10 होता है। तो जब वहां पर देखा गया तो वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। यस और नो, फुल्ली फिल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन कमी है, इसी वजह से इनका साइज क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये सबसे टेढ़ा मेढ़ा कहानी होता है डी ब्लॉक का, जो आपको याद रखना है। वापस से रिपीट कर देते हैं। दो फैक्टर, पहला न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्लियर है। तो पहले वाले कहानी में क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और इसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। खींचने की वजह से ये रिपल्सन कर नहीं पा रहा है तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, जब मैग्नीज खींचना चाहा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बोला नहीं खींचने देंगे, वो खींचना चाह रहा है, ये खींचने नहीं दे रहा है। जितना फोर्स से वो खींच रहा है उतना फोर्स से ये रिपेल कर रहा है। तो यहां से यहां तक का साइज क्या देखने को मिला, इक्वल देखने को मिला। लेकिन कॉपर जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो ज्यादा बढ़ गया खींचने के रिस्पेक्ट में। तो जब रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा हो जाएगा। दो चीज रिपेल होता है तो अपने एरिया को बढ़ा लेता है, यानी कॉपर जिंक में आगे की तरफ बढ़ने लग गया। ये ऑर्डर होता है 3D सीरीज का। इज इट क्लियर और नॉट। इसके अलावा कोई सीरीज नहीं पढ़ना है, 3D सीरीज पढ़ना है। समझ गए, बोलो। अगला सवाल आता है इस तरह से, साइंस टीचर विनीता कुमारी, यारी जरा निभा मौत तक, ला हफ्ता वसूल रे। यही चलता है ना नीचे, साइंस टीचर यारी जरा ला हफ्ता। ठीक है, हम बना रहे पैटर्न, ऐसे बनाना याद रखने के लिए। विनीता, साइंस टीचर विनीता, यारी जरा निभा, ला हफ्ता वसूल। अच्छा, हफ्ता हफ्ता ता टेंटेलम। ठीक है, उसके बाद साइंस टीचर विनीता कुमारी, यारी जरा निभा मौत तक, ला हफ्ता वसूल। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन, यारी जरा निभा मौत तक, ला हफ्ता वसूल रे। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, मन के बाद पे, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट,
ला हफ्ता वसूल रे उस, है ना। उसके बाद साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी, यही चलता है ना। उसके बाद यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े। उसके बाद ला हफ्ता वसूल रे उस इरफान पठान, कोई दिक्कत। इसके आगे क्या लिख रहे हैं, निकल के बाद क्या आता है, कॉपर और जिंक। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जा। उसके बाद ला हफ्ता वसूल रे उस इरफान पठान और हरभजन से, यही होता है पूरा सीरीज। अब आपसे पूछा जाएगा डाउन द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट तो सीख गए कि पहले घटेगा फिर इक्वल रहेगा फिर बड़ा हो जाएगा, और एफ ब्लॉक में सब जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे घटता शुरू हो जाएगा। अब ग्रुप में चलते हैं तो हमको पता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 21। ये टेरियम का कितना होता है 39, कितना हो जाता है इसका, इसका कितना हो जाता है, देखो काफी बड़ा डिफरेंस है, काफी बड़ा डिफरेंस है नंबर में, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमको ये कहानी देखने को मिलेगा कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। कोई दिक्कत। अच्छा, लेंथेनॉइड के बाद जब यहां पर आए तो यहां पर भी तो यही होना चाहिए था, पर ऐसा होता है क्या, क्या होगा, ये दोनों का साइज रफली क्या हो जाएगा, क्यों इक्वल हो जाएगा, बोलिए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। रीजन क्या है भाई कि लेंथेनॉइड के बाद यहां पर बीच में क्या आ रहा होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट दिखाता है, और हॉफमियम में एफ ब्लॉक होने की वजह से उसके साइज को क्या कर देता है, कम कर देता है, जो कि ये वाला जो है रफली इक्वल किसके हो जाएगा, इसके। उसी तरह से ये रफली इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे भाई, सब में तो एफ ब्लॉक मौजूद होगा ना। यहां से जब एफ शुरू हुआ इसका एटॉमिक नंबर कितना है, हॉफमियम का फिर गलत बोल रहे हो। 57 के बाद 14 गायब है भाई, 72 तो इसमें एफ ब्लॉक है, तो 73 में भी तो एफ ब्लॉक होगा, 74 में भी तो होगा, 70 नंबर बढ़ रहा है तो एफ ब्लॉक तो आना ही आना है। तो सब में क्या होगा, नीचे वाला पेयर रफली इक्वल हो जाएगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहां तक। अब यही सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, चलो क्वेश्चन लिखते हैं, यहां तक समझ गए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag है ना, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज क्लोजेस्ट टू A B C D गैडोलिनियम प्लेटिनम Hg गोल्ड। बोलोगे भाई, गोल्ड, ठीक है। सब मेंस एडवांस का, कोई आपके बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बोर्ड में हमको इसका कोई क्वेश्चन, बोर्ड में सिर्फ डीएफ ब्लॉक से सिर्फ वही पूछता है, मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। देखो जो आ सकता है हम वर्स्ट सिचुएशन पढ़ा रहे हैं, इससे हाई नहीं आएगा, ठीक है। इससे लो ही लेवल रहेगा, इससे हाई लेवल ना सीबीएसई में आएगा ना बिहार बोर्ड में आएगा। समझ गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, द पेयर लिखोगे, द पेयर हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, द पेयर हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। पेयर बताना है जिसका एटॉमिक रेडियाई क्या है, सेम है। देखिए बोलो भाई, ऑप्शन नंबर डी, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इन दोनों का रेशियो क्या, सॉरी एटॉमिक रेडियस क्या होता है, लगभग इक्वल होता है। रीजन क्या दोगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बात, रेडियस के बारे में समझ गए अच्छे से। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में क्या होता है। आइए नया टॉपिक,
आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है बताओगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं? देखो सब कुछ रिलेटेबल है, लग रहा है नहीं लग रहा है? पी ब्लॉक में सब पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? रेडियस क्या होता है, किस तरह से क्या होता है, वही सब चीज वापस से रिपीट हो रहा है। बताओ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। निकलता है उसके क्या? एनर्जी। जितना एनर्जी में कोई आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहां पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, या इसी का नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों का तीनों एक ही बात। ठीक है। अब अगर हम पूछे आपसे कि इसमें क्या ट्रेंड होता है, तो इसका ट्रेंड न किताब में लिखा रहता है न बच्चा को पढ़ना है, क्योंकि बहुत ऑल बॉल है, किसी का बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, कोई घट रहा है, कोई बढ़ रहा है, हजारों रीजन है, तो उतना अंदर हमको नहीं जाना है। ठीक है। कोई नहीं पढ़ता है, किताब में भी नहीं, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, तो पढ़ने का नीड नहीं है। अब यहाँ पे पढ़ने का नीड क्या है वो समझिएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, उस टाइप का क्वेश्चन आपको आयोनाइजेशन से आ सकता है और आया हुआ है बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन लिखिएगा, कंपेयर द सेकेंड आयोनाइजेशन enthalpy of chromium and manganese. सेकेंड आयोनाइजेशन enthalpy of chromium and manganese। तो सवाल ये है कि इन दोनों में किसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। कौन सा इंथैल्पी? सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट नहीं, सेकेंड। सोचिए और बताइए, ना फिर तो हम बताएंगे ही। बताइए। हाँ ठीक है। क्या है सवाल का जवाब? क्या है? कौन? मैग्नीज बोल रहे हो तुम? मैग्नीज का ज्यादा होगा। और कोई? इक्वल कैसे हो जाएगा? इक्वल थोड़ी होगा। चेक करने नहीं आता आप लोग को? हाँ हाँ, ये समझाने के लिए, ये समझाने के लिए जहाँ ट्रेंड चलता है, यहाँ पर हम पहले बोल दी यहाँ पे कोई ट्रेंड चलने वाला नहीं है, कोई बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का बात नहीं कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी का है? सेकंड। सेकंड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, फिर उसी से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? एक और निकालना है। थर्ड बोलेगा तो उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा? 3 बार इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो चेक करके देखते हैं। क्रोमियम देखो कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच लेना है, पहले समझ लो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इसका? 1s2 बोलो। यहां तक तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, एक्सेप्शन है मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। क्रोमियम के बाद मैग्नीज, एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ? वो नीता कुमारी है ना, 25। कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है ना? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 25। अब क्या बोलना चाह रहा है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यानी इन दोनों से अब इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते हैं। तो पहला डायरेक्ट तो सेकंड पे नहीं जाएंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? डी का या एस का? एस का। निकलते ही क्रोमियम क्या बन जाएगा? क्रोमियम प्लस बन जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? और यहां पर जो एनर्जी लगेगा उसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोलेंगे। अब क्रोमियम प्लस होते ही एस खाली हो गया, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगा बताओ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। एस तो गया, समझ गए बात? अच्छा, वही काम अगर हम यहां से करें, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो Mn किस में चला जाएगा? Mn प्लस में, और यहाँ पर जो एनर्जी लगेगा उसको Mn1। यहां से एक किससे कम होगा? डी से या एस से? एस से, क्योंकि डी तो अपना मस्त है, बड़ा है, वाइटल है।
अब डी से एक कम हुआ तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, एक और बच जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s1 3d5, सिर्फ लास्ट वाला लिख रहा हूं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ 3d5। हमको तो फर्स्ट चेक नहीं करना था, कौन सा चेक करना था। अब यहां से फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्या निकालेंगे, निकालना चाहेंगे, और यहां से भी हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे। बताओ ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन देगा या ये देगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड और बाइटल में है, ये नखरा करेगा कि हमें स्टेबल है हम क्यों दे, और ये बोलेगा भाई तुम एक ले लो, तुम लोगे तो मेरा 5 बचेगा, हम स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तुरंत देना चाहेगा, इसमें समय लगेगा, यानी इसमें आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा। और इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से, सेकेंड वाले केस में, कौन से केस में, फर्स्ट वाले केस में किस में लगेगा बताओ। फर्स्ट वाले केस में क्रोमियम तुरंत देगा, क्योंकि क्रोमियम के एक देती वो क्या हो रहा है, स्टेबल, लेकिन इसके एक देते वो स्टेबल नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन बोला जाए तो क्रोमियम का कम होगा, मैग्नीज का ज्यादा होगा। लेकिन सेकंड बोल रहा है तो सेकंड में कौन जीतेगा, क्रोमियम जीत जाएगा, क्रोमियम का ज्यादा, मैग्नीज का। बोलो भाई समझे नहीं समझे, आया समझ में, कोई दिक्कत। हाँ बोलो, डी 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 3d4 लिखेंगे, लेकिन निकालना इतना आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा। हाँ क्रोमियम का ज्यादा होगा, हाँ टूटेगा तो क्रोमियम 2+ में चला जाएगा, निकल जाएगा। हाँ डी से ही निकलेगा, नहीं 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 नहीं, आउटर मोस्ट से निकलता है, डी से ही निकलेगा। क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लो, समझ से। द थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्वेश्चन है द थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज मिनिमम फॉर ऑप्शन है आपका कोबाल्ट आयरन निकेल, कोबाल्ट आयरन निकेल और मैग्नीज। थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका सबसे कम होगा इन चारों में। अब तो चेक करने आ गया है, तो करके जल्दी से आंसर बता दीजिए, सबसे कम एनर्जी कौन ले रहा होगा, मिनिमम आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अंठावन, आयरन कोबाल्ट निकेल, आयरन के बाद कोबाल्ट उसके बाद निकल, 58 कैसे हो जाएगा, आयरन का 26 है तो 28 होगा ना। बना भाई जल्दी, इतना टाइम लगेगा, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बना बना। ज्यादा है क्वेश्चन में, मिनिमम मतलब ज्यादा होता है, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड वाला सबसे कम। चेक कर लेते हैं अभी, सब अपना अपना जवाब। चलिए आइए चेक करते हैं भाई, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोबाल्ट का 20, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बन जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बन जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड, और इससे एक और निकाल लो कोबाल्ट, तो ये क्या बन जाएगा CO24। इसके आगे क्यों जाएंगे, 30 तक चेक करने बोल रहा है ना। चलिए आइए अब तीनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जरा। आर्गन, आर्गन के बाद 4s2 3d 18 2 20, कोई दिक्कत,
आगे चलते हैं। आर्गन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कहां से निकलेगा? एस से। 4s1 3d7। एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है भाई, कहां से निकलेगा? आर्गन 3d, यहां से एक और निकालिए, क्या बनेगा? कोई दिक्कत तो हमको यहां पर नहीं दिखा, यहां पर तो कुछ नहीं हुआ ना, कोई स्टेबल का कोई केस नहीं हुआ। नेक्स्ट चेक करते हैं, आइए उसी तरह से। आयरन, आयरन का कितना होता है? क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बनेगा? 3d6। एक और यहां से निकालिए, 4s1 3d, सॉरी 4s तो गया, हाँ 3d6। एक और निकालना है, 3d, यहां भी निकल गया, ठीक है। अच्छा अगला चेक करते हैं। निकेल, निकेल का 28 क्या होता है? आर्गन 4s2 3d8, यहां तो होना ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन और निकालिए, 4s1 3d8। एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, 4s गया, 3d8। एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, आर्गन 3d7। क्लियर है? लास्ट कौन चेक करना है? मैग्नीज, कितना होता है? 25। आर्गन 4s2 3d 3 2 5 18 2 20, अच्छा 5, हाँ 3d5। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होगा? आर्गन 4s1। एक और निकालोगे तो क्या बचेगा? आर्गन 3d5। एक और निकालोगे तो क्या बचेगा? बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगेगा? मिनिमम छोड़ो, मैक्सिमम बताओ कहां लग रहा है? मैग्नीज में, क्योंकि मैग्नीज यहाँ पे 3d5 में आ चुका है। अब आप थर्ड जैसे देंगे तो ये नखरा करेगा, आई एम स्टेबल, यानी सबसे हाईएस्ट तो यहां लगेगा, ठीक है भाई। कोबाल्ट और निकल में तो कोई कंडीशन ही नहीं है। आयरन पे जरा ध्यान से देखो, आयरन किधर है? यहां। जब ये 3d6 हो चुका है तो ये खुद को तो स्टेबल बनाना चाहेगा। स्टेबल कब पे होगा? 5 पे। आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो नखरा करेगा कि तुरंत दे देगा, तो कहेगा भाई लो हम स्टेबल हो रहे हैं। तो सबसे कम एनर्जी कहां लगेगा? आयरन में। तो मिनिमम एनर्जी कहां लग रहा है? आयरन की तरफ। यही होगा आपका जवाब। तो ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आएगा, पहले बता देते हैं। मेंस एडवांस का क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है, अकल लग रहा है, सोचना पड़ रहा है। बोर्ड में बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि एक टॉपिक एक न्यूमेरिकल, टॉपिक न्यूमेरिकल, समझ में आ जाए क्या करना है। चलो हो गया, टाइम भी हो गया। सर आ गए क्या? देखो तो, देख लो एक बार पीछे से, नहीं आएंगे तो एक टॉपिक और बढ़ा लेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो जब तक, एक क्वेश्चन करो जब तक सर आएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हो गया, बस ये क्वेश्चन लिख के जा रहा हूं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, करेक्ट ऑर्डर चेक करना है। तो ऑप्शन है टाइटेनियम, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट। टाइटेनियम, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट MnTiZnNi, MnTiZnNi। नेक्स्ट टाइटेन, मैग्नीज, निकल जाएगी। टाइटेनियम, मैग्नीज, निकल। चलो इसका जवाब दे दो जल्दी से भाई। हाँ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सजाना है। अब मत पूछो यार, खुद से अकल लगाओ क्या होता है। कलम कॉपी उठाने का जरूरत ही नहीं है इसमें, ऑर्डर निकालना है। हाँ फर्स्ट आयोनाइजेशन सबका निकालना है सबसे ज्यादा, ठीक कैसे होगा? ऑर्डर देखो ना, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा।
है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं पहुंच रहे हो जगह पर भाई। सबसे मुश्किल से कहां निकलेगा? जो स्टेबल में बैठा होगा। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबली, ऑलरेडी स्टेबल कौन है? जिंक के डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? फुलफिल 10। तो क्या वो देना चाहेगा? क्या वो पहले बार से नखरा शुरू कर देगा? यानी सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? कौन सा ऑप्शन में जिंक सबसे ज्यादा है? हो गया। इतना दिमाग लगाने का क्या जरूरत? डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 होता है। तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन देगा? जल्दी नहीं देगा ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई, चलिए इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आधा घंटा और केमिस्ट्री को नेक्स्ट क्लास में।